बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। और स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 11 में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कुछ फ्लॉज थे जिनको फुलफिल करने के लिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टेट करना पड़ा। वो लिमिटेशंस क्या थी उसकी, आइए देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक किसी भी थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में अगर आप डेल्टा क्यू हीट सिस्टम को एंटर करते हैं तो वो हमें दो तरीके से नजर आती है। नंबर वन, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, प्लस सिस्टम अपने सराउंडिंग पे वर्क करेगा। अब वो कहते हैं कि इस इक्वेशन से हमें दो बातों का पता नहीं चलता। वो कौन सी है? नंबर वन, इट डज नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बात पता नहीं चलती। सेकेंडली, अंडर व्हाट कंडीशंस हीट कैन बी converted into मैकेनिकल एनर्जी, कि किन कंडीशंस में हम हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों का जवाब हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देता है। अब स्टूडेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक खास बात यह भी है कि बाकी के तमाम लॉज की तरह ये हमें सेम स्टेटमेंट नहीं बताता। ये हमें उस प्रोसेस के बारे में बताता है जो कि मुमकिन नहीं है, ना कि उस प्रोसेस के बारे में बताए जो कि मुमकिन है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट हम बाद में डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास एक हाई टेम्परेचर रेजर्वायर है। हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, एक अदद वर्किंग सब्सटेंस है, और साथ में एक LTR यानी कि लो टेम्परेचर रेजर्वायर है। अब फर्ज कर लें कि HTR का टेम्परेचर T1 है और इससे हम Q हीट को सिस्टम में एब्जॉर्ब करते हैं। वर्किंग सब्सटेंस HTR से T1 टेम्परेचर पे Q1 हीट को एब्जॉर्ब करता है और इसकी कुछ एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देता है। और कहता है कि रेस्ट ऑफ हीट, बाकी की हीट को Q2 की फॉर्म में LTR को T2 टेम्परेचर पे एक्सपेल कर देता है। टेम्परेचर में T1 टेम्परेचर ग्रेटर है T2 से और Q1 हीट ग्रेटर है Q2 हीट से। यह बात हमने हीट इंजन में भी डिस्क्राइब की थी कि जब भी आप हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर रेजर्वायर जिससे हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक अदद वर्किंग सब्सटेंस होना चाहिए जो कि HTR से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वर्क में कन्वर्ट करता है,
और रेस्ट ऑफ हीट जितनी होती है उसको LTR की तरफ एक्सपेल कर देता है। इन तीनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग हो तो हम कभी भी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट, इसमें जब हमने वर्क की वैल्यू को स्टडी किया कि वर्क किस क्वांटिटी के इक्वल आता है, तो हमें यह पता चला कि दिस इज द इनपुट हीट माइनस आउटपुट हीट, यानी कि वर्क की वैल्यू को अगर हम डिस्क्राइब करें तो यह रिलेशन बन जाएगा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यानी कि आउटपुट पे रिसीव होने वाली हीट जितनी कम होगी उस हीट का बेसिकली सिस्टम ने वर्क कर दिया होगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने पेट्रोल और डीजल इंजन की एफिशिएंसीज को डिस्क्राइब किया है, जो कि होती हैं एफिशिएंसी ऑफ petrol engine that is approximately equal to 25% और efficiency of diesel engine that is approximately 35% to 40%। ये हमारे पास इनकी एफिशिएंसीज की बात आ गई। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने वर्ड्स में डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट इसकी डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट, ये सेकंड लॉ को स्टेट करता है, कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस which may extract heat from single reservoir entirely into work without leaving any change in the working substance। कहता है ऐसा प्रोसेस बनाना मुमकिन नहीं जिसमें हीट को आप सिंगल रेजर्वायर से एक्सट्रैक्ट करें और उस सारी का वर्क डन कर दें और जो सिस्टम है उसमें किसी किस्म का चेंज प्रोड्यूस ना हो, तो ऐसा प्रोसेस बनाना मुमकिन नहीं। और इसको बुक की साइड इंफॉर्मेशन में उसने प्रोसेस के ऊपर लाइन लगा के बताया हुआ है कि दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से है कि हमारे पास एक सिंगल रेजर्वायर है जिसको हम कह सकते हैं HTR, आप इसको स्टार समझ लें, जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। हम इससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं, दैट इज Q1। वर्किंग सब्सटेंस WS से हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और इसका वर्क कर रही है। तो कहता है कि लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट के मुताबिक दिस प्रोसेस इज इम्पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं। क्योंकि हमने हीट इंजन के आर्टिकल में यह बात की थी कि जब भी आपने हीट को वर्क में कन्वर्ट करना होता है तो बेसिकली तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं, एक हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, एक वर्किंग सब्सटेंस
और साथ में लो टेम्परेचर रिजर्वायर, जो कि इस केस में एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो कहते हैं चूंकि यहां पे एलटीआर एग्जिस्ट नहीं करती, आप एचटीआर जितना मर्जी ह्यूज एनर्जी का सोर्स ले लें, आप कभी भी उसकी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद स्टूडेंट इसी चीज को एक्सटेंड करते हुए उसने ये बात की है कि हमारी एटमॉस्फेयर में और ओशियन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम उसको यूजफुल वर्क बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। उसकी रीजन भी यही है कि अगर हम एटमॉस्फेयर को या फिर ओशियन को यूज करते हैं एज एचटीआर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एलटीआर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली ओशियन और एटमॉस्फेयर को एलटीआर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। अगर आप उसको एलटीआर से लेके एचटीआर के ऊपर ले जाते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग लो टेम्परेचर रिजर्वायर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर और ओशियन वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से हम ओशियन में मौजूद एनर्जी को और एटमॉस्फेयर में मौजूद हीट एनर्जी को यूजफुल वर्क करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो कि हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में वेस्ट हो जाती है। अब वो एनर्जी कंज्यूम तो नहीं होती, लेकिन चूंकि वो हमारे लिए किसी किस्म का यूजफुल वर्क नहीं कर सकती, इसलिए हम उसको यूजलेस एनर्जी का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट हम इसकी सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर की वर्किंग पे बेस करती है, जिसको क्लॉसियस स्टेटमेंट का नाम देते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्लॉसियस के मुताबिक सेकंड लॉ को स्टेट किया जाता है कि हीट बाय इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में भी देखें, वो हमें सिर्फ उस प्रोसेस के बारे में बता रहा है जो कि परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अब पहले तो हम बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर पे बेस करती है, तो रेफ्रिजरेटर क्या होती है। इसको डिफाइन किया जाता है अ हीट इंजन operated in the reverse direction is called refrigerator। एक ऐसा हीट इंजन जिसको आप रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर का नाम दिया जाता है। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, हम एक हीट इंजन बना लेते हैं HTR, एक आ जाएगी हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस और दूसरी साइड पे होगा हमारे पास LTR। दिस इज हीट इंजन। इसकी वर्किंग क्या होती है, वर्किंग सब्सटेंस T1 टेम्परेचर पे Q1 हीट को एब्जॉर्ब करता है, वर्किंग सब्सटेंस फिर उस Q1 हीट के कुछ पोर्शन को कन्वर्ट करता है वर्क में, विच इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और रेस्ट जो हीट होती है उसको एक्सपेल कर दिया जाता है टू LTR एट टेम्परेचर T2, विच इज द हीट Q2। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हीट इंजन। अब हमने इसका रिवर्स प्रोसेस बनाना है, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास एक HTR है, एक वर्किंग सब्सटेंस है और एक
LTR लो टेम्परेचर रेजर्वायर है। अब चूंकि हमने इसके प्रोसेस को रिवर्स करना है तो हम क्या करेंगे, Q2 हीट को लो टेम्परेचर T2 पे वर्किंग सब्सटेंस को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट खुद ब खुद फ्लो नहीं करती, तो उसके लिए हमें सिस्टम के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज W। अब इस वर्क की वजह से हम LTR जिसका टेम्परेचर T2 है उससे Q2 हीट को वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू HTR की तरफ भेज देंगे। दिस इज Q1 और इसका टेम्परेचर है T1। अब चूंकि आप इसमें देख सकते हैं कि इसके वर्किंग के एरोज और इसके वर्किंग के एरोज सारे एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। बेसिकली है तो ये हीट इंजन ही, लेकिन हमने इसको रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करवाया है, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये एक रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। दिस इज रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन से एटमॉस्फेयर में हीट एक्सपेल की जाती है। अब इसका अगर हम रिवर्स कर लें तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर की हीट जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, कहां पे, इसके अंदर। तो इसी वजह से यह होता है कि इसके रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट्स में टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।